नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा चीन की एक छुपी हुई चाल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा चीन वीडियो वॉर के जरिए, ट्विटर और फेसबुक के जरिए कैसे प्रोपेगेंडा वॉर लड़ने में लगा है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास में है, इसके बहुत सारे सबूत मेरे पास में है। लद्दाख रीजन में चीनी सेना का आमना सामना भारत के जांबाज जवानों से हुआ है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे चीन झूठ फैलाने की कोशिश कैसे कर रहा है, भारत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कैसे कर रहा है, इसके सबूत आज मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है, उनकी राय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चीन की इस चाल का इलाज क्या है। इस खतरनाक चाल को समझने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। इसी चाल के तहत पहले चीन ने लद्दाख में अपने सैनिकों को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भेजने की कोशिश की। एलएसी के बिल्कुल करीब 5000 सैनिकों के टेंट लगा दिए। हमारे सैनिकों को हमारे अपने इलाके में काम करने से रोकने की कोशिश की। थोड़ा बहुत टकराव भी हुआ, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जब हमारे सैनिकों ने पत्थरबाजी कर रहे चीन के सैनिकों को वापस भगा दिया, सरकार ने शांति की बात की, एलएसी पर फ्लैग मीटिंग भी जारी रही। लेकिन जब चीन के सैनिकों की हरकतें बंद नहीं हुई तो हमारे सैनिकों ने पीएलए के जवान के साथ स्कफल का वीडियो बनाया। और इसके बाद चीन ने वो हरकत की जिसकी चीन से उम्मीद हमेशा की जाती है, कोई नई बात नहीं है। चीन ने कुछ फर्जी वीडियो, फर्जी तस्वीरें चाइनीज एजेंसी के जरिए सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया। और इस काम में चीन की सरकार, वहां का सरकारी मीडिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई की भी मदद ली गई। पाकिस्तान की फौज भी इसमें इन्वॉल्व हुई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर मैं ये कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि चीन ने जो वीडियो और पिक्चर्स ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए फैलाए, उनमें हमारे सैनिकों को बुरी हालत में दिखाया गया। ये सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फर्जी हैं। हो सकता है अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पर इस तरह के वीडियोस देखे हों, इस तरह की तस्वीरें देखी हों। इसलिए चीन की इस हरकत की सच्चाई आपके सामने आना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं जो चीन ने जारी की है। यह तस्वीर चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में बनी है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और दुख की बात है कि बहुत से लोग चीन के इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, इन तस्वीरों को सच मान रहे हैं। लेकिन मैंने सेना के अफसरों से बात की है, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने आर्मी के अफसरों से इसके बारे में पूछा है। सब ने पूरे यकीन के साथ कहा यह फोटो फर्जी है, चीन की चाल है, इसके जरिए भारतीय सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश हो रही है। सवाल यह कि जब चीन ने ट्विटर बैन किया हुआ है, चीन में फेसबुक का इस्तेमाल नहीं होता, व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी चीन की परमिशन से होता है, और लेकिन इसकी परमिशन दी नहीं जाती है। हैरानी की बात है कि चीन के अफसर, चीन का सरकारी मीडिया और चीन की सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्यों करती है और कैसे करती है। पीएलए के ट्विटर अकाउंट से इन तस्वीरों को शेयर किया गया, इसको चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से रिलीज किया गया और इसके बाद इसे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी फैलाया गया। और इसके बाद इसके व्हाट्सएप मैसेजेस बनाकर पाकिस्तानी फोन नंबर से शेयर किए गए। फिलहाल ये तस्वीरें ऑडियो शोल्जर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट पर शेयर हो रही हैं। और सवाल यह कि अगर ये तस्वीरें सही हैं तो चीन की आर्मी ने सामने आकर इसको ओन क्यों नहीं किया। अगर ये तस्वीर सही है तो चीन का विदेश मंत्रालय इसकी तस्दीक कर सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस फैलाए जा रहे हैं जिससे हिंदुस्तानी फौज का मॉरल डाउन करने की कोशिश की जाए। भारत के लोगों के मन में सवाल है, शंकाएं पैदा हो। इन फेक वीडियो और फर्जी तस्वीरों को लेकर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने ईस्टर्न कमांड के फॉर्मर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा से बात की। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण वो शख्स हैं जिन्होंने डोकला विवाद को सुलझाया था। जब चीनी सैनिक इस तरह डोकलाम में घुस आए थे तब लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण ने ही बातचीत करके मामला सुलझाया था। इसलिए इनकी बात को आप जरा ध्यान से सुनिए। ये वीडियो
ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो चाइना में बैन है, लेकिन ये कैसे रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ग्लोबल टाइम्स इसे छाप रहा है, सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, और एक पूरी मशीनरी ऐसा लगता है कि इस डॉक्ट्रिन वीडियो के पीछे लग गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियोस अभी चल रहे हैं इस तरह के, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये फेक है वीडियोस, ये सारे फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं ताकि माहौल और ख़राब हो। तो अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ चाइना फैला रही है ये वीडियो, तो पूरी तरह से ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, वो भी इस तरह से बदनाम करेगी। क्योंकि साइऑप्स तो लगातार है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, हर किसी के देश के अलग अलग कोने में मोबाइल में वीडियोस पहुंच गए हैं। कैसे? मैंने आपको कहा ना कि इसमें सिर्फ चाइना इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही हाथ नहीं होगा, क्योंकि उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है कि वो इस तरह से अपने देश के अंदर सिंपैथी गेन कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस के वीडियोस हैं, डिफरेंट समय के हैं, उनको अभी का प्रोजेक्ट बना करके किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि अगर इसको बहुत सही तरीके से एग्जामिनेशन किया जाए तो ये वीडियो सारी आपको नकली मिलेंगी, मॉफ्ड मिलेंगी। और बट वही है कि ये सब सच्चाई आते फिर बहुत वक्त लग जाता है, बहुत देर के बाद ये सब सच्चाई आती है, लेकिन उस समय लोगों को ये सब देख करके उनके मन पर बुरा असर होने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी सक्सेस उनको मिलती है, लेकिन मैं अपील आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा भारत की जनता को कि बहुत होशियार रहें और ये सब वीडियोज़ को फॉरवर्ड नहीं करें। जहाँ आपके पास आता है फिर इसको डिलीट करके बैठ जाइए। आज के ज़माने में वॉरफेयर का जंग का एक नया तरीका है। प्रोपेगेंडा वॉर होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए ऐसे वीडियो से, ऐसे झूठ से बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। हमारे देश के अफसरों ने बॉर्डर पर चीन की सेना को कैसे हैंडल किया, आज इसका असली वीडियो भी सामने आया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने यह वीडियो एक्सेस किया और इनसे आपको पता चलेगा कि लद्दाख के गलवान वैली के पास फेस ऑफ के हालात बने थे। दोनों आर्मियों के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, लेकिन जब अफसरों ने बात की, ये बताया कि चाइनीज आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, तो फिर चीन की सेना को पीछे लौटना भी पड़ा। हालांकि इसके बाद भारतीय सेना भी थोड़ा बहुत पीछे हटी, लेकिन इस इलाके में अभी भी दोनों तरफ की सेनाएं मौजूद तो हैं। यह असलियत जहां पर चीन की फौज भी पीछे हटी, हमारी फौज भी पीछे हटी। अगर अब भी आप चाइना के प्रोपेगेंडा वाले वीडियो के झांसे में आकर उन्हें बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे आप देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जो भी वीडियो आए उनके बारे में पहले पूरी तसल्ली कर ले। ये वीडियो कहीं पुराने तो नहीं, ये मॉफ तो नहीं, इसमें किसी की शरारत तो नहीं। सच जानना ज़रूरी है, सच देखना ज़रूरी है, और भारत चीन बॉर्डर पर सच बताने वाले कुछ और वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे संवाददाता मनीष। लड़ाई है बिल्कुल अलग है, ये न्यू एज वॉरफेयर है और चाइना की एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है। ये 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में इंफॉर्मेशन वॉर, लीगल वॉर और हाइब्रिड वॉर, ये इसके इंग्रेडिएंट्स है तीनों वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के। ये 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का जो इंफॉर्मेशन वॉर का ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और चाइना जो अभी कर रहा है, ये 3 वॉरफेयर की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए एक इंफॉर्मेशन वॉर कर रहा है। इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो कर रहा है वो। इससे क्या कहते हैं, पूरे आर्म फोर्सेस को ही नहीं, आर्मी को ही नहीं, पूरे देश को एड्रेस करते हैं। तो हमें इसके चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना जो इरादा है वो बिल्कुल मजबूत रखना चाहिए, और हमारी जो मिलिट्री टैक्टिक्स है, जो हमारी देश की फिलॉसफी है, वो बिल्कुल ठीक है। नो ब्रिंकमेंट है और % जो है ये साइक ऑप्स का एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि जो भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं उस पर विश्वास ना रखें, और ख़ास तौर से जो हमारे गवर्नमेंट साइट्स हैं, जो हमारे ADGPI की साइट हैं, जो वहाँ से हमें खबर आती है उस पर विश्वास किया जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने चाइना के साथ लड़ाई देखी है, चाइनीज बॉर्डर को अच्छी तरह से समझा है। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया ने एक और बड़ी बात बताई। फॉर्मर DGMO ने कहा कि इस तरह की चाल में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान, भारत का ध्यान जब चीन की तरफ होता है तो कोशिश करता है कि आतंकवादियों को विंडो मिल जाए, और पाकिस्तान नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है। पोस्ट कोविड-19 जो कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया आने वाली इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें चाइना को है इंडिया की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी।
इंडिया को जरूरत है चाइना की, लेकिन चाइना को इंडिया की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इंडिया एक ग्लोबल लीडर है, अभी एक वर्ल्ड पावर है वो, और उसका जो कहा है वो माना जाता है। तो ये जो अभी चल रहा है वहाँ पर, उसको देख लीजिए, उसको जो भी जो 3 वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी है इंफॉर्मेशन वॉर की, ये सिर्फ हमारे लोगों को एड्रेस कर रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी से आ रहे हों, हो सकता है ये पाकिस्तान से आ रहे हों, हो सकता है ये उनकी जो साइट्स हैं, साइबर साइट्स हैं, वहाँ से आ रहे हों। ज़्यादा फायदा इसका होता है पाकिस्तान को। अगर आप देखें, पाकिस्तान ने चंद एक दिन पहले हमने एक कार पकड़ी जिसमें 40-45 किलो। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मनीष, इन वीडियोस का जिक्र हमने कर रहे थे, दर्शकों को बताया, आपने जो एक्सपर्ट से बात की, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि क्या फायदा होता है आज के जमाने में इस वॉरफेयर में ऐसी वीडियोस का? देखिए रजत जी, ये सबसे बड़ी बात ये परसेप्शन बैटल की है, और आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक दरअसल ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड वीडियो है, और इसकी अनडेटेड वैल्यू होने की वजह से इसको इस समय साइऑप्स के तौर पे, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे चाइना अलग अलग मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अपफ्रंट पाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के जो नेटवर्क्स हैं, साथ में हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर जो चाइना के अंदर ग्लोबल टाइम्स है या सीसीटीवी है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए दरअसल भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की, ताकि जो भारत के लोग हैं वो ये समझ सके कि चाइना अगर वहां पे है, चाहे पेंगोंगसो के फिंगर 4, फिंगर 5 लोकेशन, गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 या डीएसडीबीओ की रोड पूरी तरीके से भारतीय सेना की जिम्मेवारी है, और पूरे एसेट्स अपने जो वहां पर इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ में जिस तरीके से इस बात का भी इनपुट मिल रहा था, और चाइना की तरफ से कई वीडियोस भी रिलीज किए गए जिसमें एक हैवी मूवमेंट दिखाई दे रहा था। दरअसल इसके उलट हम आपको बता दें रजत जी, जो खास तौर पे करीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना का जो एक एयरबेस है, वहां पर उन्होंने अपने J7 और J10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए, लेकिन उसकी भी मॉनिटरिंग पूरे टाइम भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कर रही है, ताकि एक एक जानकारी इकट्ठी की जा सके और कहीं से भी चाइना मिस एडवेंचर ना कर सके। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर साथ में मिलिट्री वॉरफेयर। एक और बात रजत जी, जिस तरीके से भारतीय सेना इस समय फेस ऑफ की कंडीशन में है और 26वां दिन है, उसकी वजह से यह देखने को मिला कि बीजिंग से कई जो चाइना के एमईए हैं उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि दोनों देश सक्षम हैं इस पूरे जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए, और इसमें चाइना की नरमी भी दिखाई दी। एक और बात जो इस समय पूरे सिनेरियो में दिखाई दिया, वो सबसे बड़ी बात थी, जहां साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर चाइना अलग अलग मीडियम से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज कर रहा था, तो उसी के एवज में आज यहां पर डीबीओ और टीडब्ल्यूडी यानी टेनवेन जो एरिया है डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के ठीक सामने चाइना का, वहां पर ब्रिगेडियर लेवल बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का कोई आउटकम नहीं निकला, लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख और चौथी आज ये बातचीत हुई है, जिसमें दोनों देशों के जो ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर हैं उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल भी शुरू हो गया है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। आप ये समझ लीजिए कि चाइना इस समय पूरी तरीके से एक तरीके बैकफुट पे आना चाहता है और साथ में दबाव बनाने की रणनीति कर रहा है। इसीलिए भारतीय सेना या फिर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो कहीं से भी कोई लेवरेज नहीं देना चाहते चाइना को, और इसीलिए भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख के चारों तरफ या और साथ में 3488 किलोमीटर की भारत चीन की जो सरहद है हो, उन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। जी मनीष, मुझे अच्छा लगा आप इस मामले की गहराई में गए, और जितने भी सवाल उठते थे, जितनी भी शंकाएं हमारे दर्शकों के मन में हो सकती थी, आपने सबके जवाब अच्छे से दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता। चीन की एक आदत है, चीन पर जब कोई मुसीबत आती है तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है ताकि लोग पहले वाली मुसीबत को भूल जाएं। अब सारी दुनिया ने कोरोना वायरस के लिए चीन को ब्लेम किया। इंटरनेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है ताकि इस वायरस के ओरिजिन का पता लग सके। चीन घेरे में है, पूरी दुनिया को लगता है कि चीन ने यह वायरस तैयार किया था, ये एक वॉरफेयर की तरह तैयार किया था। अमेरिका ने तो यह भी इल्जाम लगाया कि चीन ने WHO को प्रभावित किया ताकि ये बात दुनिया के सामने वक्त रहते ना आ जाए। इन सारी बातों को छुपाने के लिए चीन ने लद्दाख में भारत के खिलाफ मोर्चा खोला, हांगकांग में नया सिक्योरिटी कानून बनाया, वहां आपने देखा कैसे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। साउथ चाइना सी में टेंशन क्रिएट कर दी, अमेरिका इसको लेकर परेशान है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पिछले दिनों में चाइना ने किए हैं। इसलिए अब इस पूरे मामले को बदली हुई दुनिया के बदले हुए तरीके से टैकल करने की जरूरत है। मैं आपको लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक की बात सुनाता हूं।
वांगचुक एजुकेशन रिफॉर्म और क्लाइमेट चेंज जैसे मामलों पर जागरूकता के लिए जाने जाते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। आपने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। इस फिल्म में आमिर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था फुंगचू वांगडुक का, वो किरदार, आमिर का किरदार सोनम वांगचुक की लाइफ से प्रेरित था। और सोनम वांगचुक भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि चीन बॉर्डर पर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी असलियत, अपने अपराध, अपने गुनाह दुनिया से छुपाना चाहता है। सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज़ हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोज़गारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज़ हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। सोनम वांगचुक बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। भारत और चीन के भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बड़े आसान शब्दों में समझाया, इसीलिए मैं आपको इनकी बात डिटेल में सुनवा रहा हूँ। सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में कहा कि हम चीन से 5 लाख करोड़ का सामान खरीदते हैं, सुई से लेकर बड़े से बड़ा हार्डवेयर, दवाई से लेकर ऑटो पार्ट्स तक, ये सब कुछ चीन से आता है। हम चीन पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन चीन क्या करता है? चीन इस पैसे से मिलिट्री का सामान खरीदता है और फिर उस मिलिट्री के सामान को भारत के खिलाफ बॉर्डर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए बुलेट नहीं, वॉलेट पावर की जरूरत है। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। अब बात तो सही है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया।
चीन हमसे ताकत लेता है। चीन को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनाने में हमारे पैसे का काफी बड़ा रोल रहा है। भारत और चीन के बीच पिछले साल 90 बिलियन डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें से करीब 5 लाख करोड़ का सामान चीन से हमने खरीदा और सिर्फ 1 लाख करोड़ का सामान चीन ने भारत से खरीदा। सोचिए कितना फर्क है। यानी अगर चीन भारत से 1 रुपए का सामान ले रहा है तो हमें 5 रुपए का सामान बेच रहा है। इसी साल जनवरी में चीन से हमने 41,956 करोड़ रुपए के सामान का इंपोर्ट किया, जबकि हमने चीन को 10,800 करोड़ रुपए का सामान भेजा। लेकिन फरवरी में चीन से इंपोर्ट घटकर 31,764 करोड़ रुपए हो गया और एक्सपोर्ट घटकर 7,999 करोड़ हो गया। तो ये फिगर से साफ है कि चीन की इकोनॉमी हमारे पैसे से चलती है। चीन हमें बाजार की तरह, मार्केट की तरह इस्तेमाल करता है। तो आइए आज से सोचें कि चीन के सामान का बॉयकॉट करना चाहिए। इसकी शुरुआत करें। आपकी छोटी सी कोशिश चीन को भारत के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करने से रोक सकती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सही है। हम एक साल में चीन से 2.25 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं। टीवी, मोबाइल फोन, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पार्ट्स खरीदते हैं। चीन से 10,000 करोड़ के टॉयज, खिलौने इंपोर्ट करते हैं। 12,000 करोड़ की कॉटन चीन से मंगवाते हैं। 15,000 करोड़ का फर्नीचर खरीदते हैं। फैंसी लाइट्स, मोबाइल, इंटीरियर के सामान, यहां तक कि दिवाली की पूजा, होली के रंग, पिचकारियां, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो हम खरीदते हैं और चीन की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। चीन हमें 2,000 करोड़ की सिल्क एक्सपोर्ट करता है। चीन हमें जानवरों की खालों से बने प्रोडक्ट्स बेचकर 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल लेदर के सामान को चीन करीब 2,000 करोड़ रुपए हमारे देश से ले जाता है, ये बेचकर। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं, इनको अगर मिला लें तो चीन हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचता है। इसलिए जब हम चाइना बनी हुई चीजों का बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ अपने दुकानदारों से खरीदी जाएंगी। हमारा ट्रेडर, हमारा बिजनेस, ये सब बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज को ताकत मिलेगी। चाइना को डर है अगर उसकी ग्लोबल इमेज डैमेज हो गई तो उसकी इकोनॉमी का नुकसान होगा। वो फ्लैश पॉइंट क्रिएट करने में लगा है। हमें आत्मनिर्भर बनने पर फोकस करना है। जब हम चाइनीज सामान खरीदना बंद करेंगे तो एक बड़ी जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे जरूरी यह है कि हमारे टॉयज, हमारी लाइट्स, हमारा फर्नीचर और जो भी सामान हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करें वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी है, ये हमारे कारखानों की जिम्मेदारी है। अगर हमारे सामान की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर हम देश की जनता को क्या जवाब देंगे। चीन की एक और आदत है, जब मौका मिलता है भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला हो या पाकिस्तान को हथियार देकर मदद करने का मुद्दा हो, जरा सोचिए अगर चीन की शय न होती तो क्या पाकिस्तान इतना सिर उठा सकता था? अगर चीन की बैकिंग न होती तो पाकिस्तान दहशतगर्दों को खुलकर पनाह दे सकता था। वो भारत में कभी आतंकवादी भेजता है तो कभी जासूस, और पाकिस्तान के 2 जासूस रंगे हाथ दिल्ली में पकड़े गए हैं। दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूस रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनके सबूत मेरे पास में है। पकड़े गए जासूसों का नाम है आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर उर्फ नासिर। इन दोनों जासूसों की तैनाती पाकिस्तान ने अपने हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में की हुई थी, लेकिन ये दोनों आईएसआई के इशारे पर काम करते थे। इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि फौज के लोगों से कांटेक्ट करें और उन्हें अपने जाल में फंसाकर सेना की खुफिया जानकारी हासिल करें। ये दोनों खुद को बिजनेसमैन बताकर डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी के लोगों से मिलते थे और खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन के ये दोनों अफसर इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर थे। सुरक्षा एजेंसियों की इन पर नजर थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जाल बिछाया और अपने लोगों को काम पर लगाया। खुफिया कैमरों से इन जासूसों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया।
जब मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो गए तो पूरे इनपुट के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक संडे को पुलिस को एक इन्फॉर्मर ने जानकारी दी आबिद सुबह 10:30 बजे करोल बाग आने वाला है। इन्फॉर्मर ने यह भी बताया कि आबिद के पास कुछ खुफिया दस्तावेज भी हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम करोल बाग पहुंच गई, घात लगाकर बैठी। संडे को दोपहर 12:30 बजे करीब करोल बाग में घेरा डाला गया। इन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने दोनों को पकड़ लिया और इसके बाद पुलिस ने आबिद हुसैन, मोहम्मद ताहिर और उनके ड्राइवर जावेद हुसैन को पकड़ा। एफआईआर के मुताबिक आबिद के पास 3 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जबकि ताहिर के पास 2 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले। दोनों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने आईएसआई के इशारे पर एयरफोर्स और इंडियन रेलवे के लोगों से संपर्क बनाया था। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इन जासूसों की हरकतों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक वीडियो में ये दोनों जासूस करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले आबिद के पास से नासिर गौतम नाम का आधार कार्ड मिला है। इस आधार कार्ड पर दिल्ली के गीता कॉलोनी का एड्रेस है। इनके पास से लैपटॉप और आईफोन मिले हैं। इन्हें जब्त कर लिया गया है। अब इन लोगों की तलाश की जा रही है। संपर्क में थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साल के शुरुआत में ही अपने एक आदमी को मिशन पर लगाया था। पाकिस्तानी जासूस आबिद हुसैन ने इस मिलिट्री ऑफिशियल से संपर्क किया, फोन पर बात की, सारी बात रिकॉर्ड हो रही थी। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी जासूस भारत में किस तरह लोगों को टारगेट करते थे और उन्हें अपने भरोसे में लेकर अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश में लगे थे। मैंने अखिलेश सिंह यादव से लिया था नंबर आपका। 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे आप महाजन में? नहीं सर, मैं पहली बार आया सर। ये मेरा पहला यूनिट है सर। अच्छा, पहला यूनिट है। सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड था राय, तो मैंने कहा कि वो भी वेस्ट बंगाल का ही था। तो ऐसे जब बात हुई ना मेरी यादव से, तो इसने बोला कि हमारे पास भी वेस्ट बंगाल का राय है। तो मैंने कहा शायद ये वही मेरा फ्रेंड ना हो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना संपर्क करके तो फिर मैं कहा आपसे वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि मेरा फ्रेंड तो नहीं है। नहीं सर, वो आप उधर नहीं रहे हैं? नहीं सर, अखिलेश सर को थोड़ा पता होगा सर, वो पुराने हैं सर, हम तो अभी आए। अच्छा, नहीं मैंने कहा कि शायद मेरा फ्रेंड आप राय, मैं कहा शायद वो वाला मेरा फ्रेंड राय आप ना हो सर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। कोई भी यहाँ हो तो मैं यहाँ पर होता हूँ मेलाल में। कोई दिक्कत हो तो कभी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नहीं रखा रहा है भाई? नहीं सर, यहाँ व्हाट्सएप तो नहीं चलाने देते हैं ना सर, तो ये नंबर है सर। नहीं, हमें तो अलाउ है। हाँ जी, हमें तो अलाउ है। बंद तो नहीं किसी ने किया? नहीं सर, हमारे आपका भी अर्ली सर्विस होगी इसलिए। नहीं सर, लाइन में चेक करते हैं सर। लाइन में तो ये प्रॉब्लम होती है। चले, कोई दिक्कत नहीं है सर। और छिपा के रखना पड़ता है ना, फिर ऐसे हो जाता है। हाँ, चले कभी समय निकालें, आप बाहर मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है सर। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने एक आदमी को आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर से मीटिंग करने के लिए भेजा। ये मीटिंग दिल्ली के करोल बाग के रेस्टोरेंट में हुई। इस मीटिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आबिद हुसैन साफ साफ दिखाई दे रहा है जबकि मोहम्मद ताहिर की बैक दिखाई दे रही है, पीठ दिखाई दे रही है। जिधर भी जाओ तो यही वो टेम्परेचर आपको नहीं पता चलता। समोसा को नहीं, जैसा आप लाइक समोसे खाने समोसे ले लेते हैं और साथ बोतल ले लेते हैं और वहाँ ना वो बाहर की बेंच है ना, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठ के। इस ऑडियो वीडियो में पाकिस्तानी जासूस अपने टारगेट का भरोसा जीतने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ऑडियो वीडियो से साफ है कि जासूस पहले टारगेट को भरोसा जीतते थे और फिर जासूसी के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहां शिकारी खुद जाल में फंस गया। इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ऐसे कई और वीडियोस हैं। अभय पाराशर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले आबिद और नासिर की
कई सारी वीडियो मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल के हाथ लगी थी, जिसमें एक वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि करोल बाग के एक रेस्टोरेंट के अंदर ये दोनों शख्स बैठे हुए हैं। ये किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं ये जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें किस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया, इनके जो नापाक मंसूबे थे, ये लोग लगातार अपने आप को बिजनेसमैन बताकर अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलकर अहम जानकारियां, खास तौर पर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई, अगर हम बात करें मिलिट्री इंटेलिजेंस रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे मीटिंग करके कुछ जानकारियां हासिल कर रहे थे। इस बारे में अहम जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली, जिसके बाद स्पेशल सेल के साथ एक स्पेशल ऑपरेशन किया गया और करोल बाग से इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, जहां से इन्होंने भागने की कोशिश की। करोल बाग के अंदर का एक रेस्टोरेंट है जिसमें ये लोग लगातार मीटिंग कर रहे थे। इनके पास से कई सारे अहम जो दस्तावेज मिले हैं, जो एक लैपटॉप मिला है, एक हार्ड डिस्क मिली है, कई सारे रजिस्टर मिले हैं। हालांकि ये डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करते हैं, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। फिलहाल इन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन ये लोग किस किस के संपर्क में आए, क्या क्या जानकारियां इन्होंने आगे शेयर करी, इस बारे में लगातार मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल काम कर रहा है और उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन लोगों के संपर्क में आके इन्होंने कुछ जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की थी। जब भी पाकिस्तान के जासूस पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान रिएक्शन आमतौर पर यह होता है कि वो भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के 2 लोगों को पकड़ लेंगे, जासूस बताकर वापस भेज देंगे और फिर कहेंगे कि इंडियन इंटेलिजेंस ने हमारे लोगों को साजिश करके फंसाया। लेकिन मुझे लगता है कि बदले ज़माने में इस तरह की डिप्लोमेसी बंद होनी चाहिए। डिजिटल ज़माने में ऑडियो वीडियो सबूत होते हैं, न कोई हरकत छुपती है और न कोई हरकत छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में कैमरा है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी, वहां की एफिशिएंट पुलिस भी इसी कैमरे की वजह से बुरी तरह एक्सपोज हुई। मोबाइल से बने एक वीडियो ने अमेरिका के 40 शहरों में आग लगा दी। अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें लूटी जा रही हैं, पुलिस स्टेशन और चर्चेस को आग के हवाले किया गया है। प्रोटेस्टर्स ने व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया, व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी की। हालत यह हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बने अंडरग्राउंड बंकर में ले गए। और ये अमेरिका की हालत इसलिए हुई क्योंकि एक पुलिस वाले ने एक आरोपी की गर्दन पर पैर रखा, आरोपी की मौत हो गई। लेकिन इसका वीडियो बना था और ये वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर आ गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की हैं। 25 मई को पुलिस वालों ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। एक पुलिस अफसर डेरेक शॉविन ने जॉर्ज फ्लॉयड को अपने घुटने से दबा दिया। शॉविन का घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर है। करीब 8 मिनट से ज्यादा वक्त तक जॉर्ज फ्लॉयड इसी तरह दबाए गए और बाद में उनकी मौत हो गई। फ्लॉयड बार बार कह रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा, आई कांट ब्रीथ, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ा नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब हुआ सिर्फ $20 के लिए। जॉर्ज फ्लॉयड मिनियापोलिस में बाउंसर का काम करता था। एक्चुअली कोरोना की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। 25 मई को वो एक दुकान पर सिगरेट के लेने गया और इसके लिए उसने $20 का पेमेंट किया। शॉपकीपर को लगा कि $20 का नोट नकली है। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और उसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ लिया। और फिर आखिर आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से उसको पुलिस वाले ने दबाया और बाद में उसकी मौत हो गई। I cannot breathe. I cannot breathe. You just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy, huh? I said you're a tough guy. You're not even resisting arrest, bro. His whole nose is Fight with him? Bro, but why you just sitting there? He ain't doing nothing. You put him in the car. It'll kill me. How long y'all gotta hold him down? This is why you don't do drugs, kids. It ain't about drugs, bro. Y'all understand Y'all, it? y'all don't gotta put y'all His neck, bro. right. He is human, bro. His nose is But I'm saying you can put him in the car. That's some We bum tried ass that for shit. 10 minutes. That's some bum ass shit, bro. That's some bum ass shit, bro. Y'all know that. You don't gotta sit there with your knee on his neck, bro. He's talking, he's fighting. Bro, he ain't crying, bro. Fucking kill him, bro. Bro, They bro. just killed him. What did you जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे, आई कैन नॉट ब्रीथ।
अब इसी नाम से पूरे अमेरिका में आंदोलन चल रहा है। शुरू में जो मूवमेंट पीसफुल था, अब वो वायलेंट हो गया है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है। ज़्यादातर वही दुकानें और शोरूम लूटे जा रहे हैं जो वाइट्स के हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नाइकी के शोरूम की हैं। लोग सामान लूट कर भाग रहे हैं, जिसके हाथ में जो आया लेकर इसी तरह लुई विटॉन के शोरूम को भी लूट लिया गया। ये कंपनी आप जानते हैं कि दुनिया में लेडीज हैंडबैग्स की बड़ी पॉपुलर कंपनी है। हज़ारों डॉलर से लेकर लाखों डॉलर तक के बैग्स बनाती है। लेकिन आज लोग शीशा तोड़कर शोरूम में घुसे, बैग लूट कर भाग गए। एक एक शख्स 3-3, 4-4 बैग लेकर भाग रहा है। और जो आंदोलन जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने की मांग पर शुरू हुआ था, अब उस आंदोलन ने ऐसा घटिया रूप ले लिया है। जिस तरह लूटमार, आगजनी को और वायलेंस हो रही है, उसे देखते हुए वाइट अमेरिकन ने बाहर आना बंद कर दिया है। वो अपनी शॉप्स पर नहीं जा रहे, और जो लोग हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट लेडी अपने हस्बैंड के साथ शॉप के बाहर खड़ी थी। इस दौरान दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। 4-5 लोग एक महिला को पीट रहे हैं। महिला खामोश खड़ी है, किसी तरह का विरोध नहीं कर रही। हिंसक भीड़ ने पहले उनकी दुकान पर हमला किया और फिर उन्हें पीटा। अमेरिका में इस वक्त ऐसे हालात हैं जहां पर वाइट लोग दिखते हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, फिर वो चाहे दुकानदार हों या फिर जर्नलिस्ट भी हों। मीडिया के लोगों पर भी हमले हुए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अलाबामा स्टेट की है। यहाँ एक जर्नलिस्ट वायलेंस की रिपोर्टिंग कर रहा था। भीड़ में से शख्स ने जर्नलिस्ट के सिर पर बोतल से हमला किया और उसके बाद एक और शख्स आया और उसने जर्नलिस्ट पर घूंसों की बरसात कर दी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही है। 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पुलिस को वायलेंट भीड़ पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, और ऐसा करने के दौरान कहीं कहीं खुद पुलिस वाले भी बेकाबू हो रहे हैं। मैं अब जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वो न्यूयॉर्क की है। NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां जा रही थी। तभी डेमोन्स्ट्रेटर्स ने बैरिकेड लगाकर इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस वालों ने गाड़ियां आगे बढ़ा दी और ऐसा लगा कि फिर कोई अनहोनी होगी। लेकिन रात की बात ये रही कि इनमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। पुलिस की एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की ऐसी तस्वीर अटलांटा से भी आई। यहाँ एक कार में 2 ब्लैक लोग जा रहे थे। पुलिस वालों ने रोका। जब ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स ने डर के कारण कार का शीशा नहीं खोला तो पुलिस वालों ने फायर करके कार का शीशा तोड़ दिया और उसके बाद शख्स को रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटाया। और जो लड़की ड्राइवर की सीट की बगल वाली सीट पर बैठी थी उस पर भी इसी तरह की ताकत का इस्तेमाल किया गया। प्रोटेस्टरों को भड़काने वाली एक तस्वीर मिनेपोलिस से आई, जहां जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। एक टैंकर ड्राइवर अपनी गाड़ी को इस हाईवे पर ले गया जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस स्पीड से टैंकर आगे बढ़ रहा था तो देखते हुए लोग घबराकर साइड से हट गए। इसकी वजह से कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका लोग उस पर चढ़ गए और तोड़फोड़ करने लगे। आई कांट ब्रीथ मूवमेंट की आंच अमेरिकी प्रेसिडेंट के रेजिडेंस व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। व्हाइट हाउस दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर बिल्डिंग्स में से है, लेकिन इसके बाहर हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद व्हाइट हाउस की लाइट बंद कर दी गई और प्रेसिडेंट ट्रंप को सीक्रेट बंकर मिल जाएगा। दरअसल प्रोटेस्टर्स ने व्हाइट हाउस के आसपास लगे साइन बोर्ड्स और प्लास्टिक की बैरिकेडिंग को उखाड़कर आग के हवाले कर दिया था। हालांकि सीक्रेट सर्विस के अफसरों को प्रदर्शनकारियों ने सख्ती न बरतने की हिदायत दी थी, इसलिए व्हाइट हाउस की लाइट्स ऑफ कर दी गई और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे को व्हाइट हाउस में ही बने सीक्रेट बंकर में ले जाया गया। ट्रंप करीब 1 घंटे तक इस सीक्रेट बंकर में रहे। व्हाइट हाउस में इस सीक्रेट बंकर को 1942 में बनाया गया था, 1942 में, और आमतौर पर इस बंकर को टेररिस्ट हमले जैसी सिचुएशन के लिए
रखा गया है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि अमेरिका में हो रहे इन दंगों के पीछे एंटिफा इस नाम का संगठन है। संगठन ये खुद को लेफ्ट विंग और एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो एंटिफा को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जिस तरह से अमेरिका के अलग अलग शहरों में हिंसा हुई है, ये एंटिफा के काम करने का तरीका है। अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि एंटिफा की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा रहा है और जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा। ब्रायन ने कहा कि इससे पहले भी सेटल, पोर्टलैंड और बर्कले में एंटिफा ऐसा कर चुका है। अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे भारतीयों से मैंने पिछले 2 दिन में बात की है। लोग काफी डरे हुए हैं। बहुत से लोगों ने लूटपाट, आगजनी और मारपीट के वीडियो मुझे भेजे हैं। इन लोगों ने अमेरिका में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इतनी वायलेंस, इतना झगड़ा, इतना डर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्विटर के जरिए लोगों को शांत करने में लगे हैं। व्हाइट हाउस ने ब्लैक कमेटी के लीडर से कांटेक्ट किया है। उनके जरिए लोगों को समझाने की, शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क की तरह अमेरिका में भी इस पर जमकर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। कोई लेफ्ट विंग को ब्लेम कर रहा है तो कोई राइट विंग को। कुछ लोग ये बताने में लगे हैं कि इन दंगों से, इस आग से क्या ट्रंप को इलेक्शन में फायदा होगा। जो लोग ये मान रहे थे कि कोरोना वायरस को मिस हैंडल करने से ट्रंप का चुनाव जीतना मुश्किल हो गया था, अब वो लोग कह रहे हैं कि सिविल अनरेस्ट से ट्रंप की रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अमेरिका को हो क्या क्या है। पहले हमने कोरोना से होने वाली मौत देखी, न्यूयॉर्क का बुरा हाल देखा, अब ये मारपीट। दुनिया में कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की ऐसी लाशें दिखाई देंगी, और नहीं ये उम्मीद थी कि अमेरिका के 40 शहर सड़कों पर दंगा देखेंगे और इस तरह की आग दिखाई देगी। खैर, अमेरिका के कई शहरों में तो कर्फ्यू लगा है, लेकिन हमारे देश में कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन काफी हद तक खुल गया है। आज अनलॉक का पहला दिन था। पहले दिन की तस्वीरें कैसी दिखी, क्या हाल था, ये मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। आज हमने चीन, पाकिस्तान, अमेरिका की बात कर ली, लेकिन इस चक्कर में कोरोना की बात रह गई। तो आपको बता देता हूं, इस वक्त देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। मरने वालों का नंबर 5,500। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए केसेस सामने आए हैं और 230 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 41,099 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,413 नए मरीज मिले हैं और 40 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह दिल्ली में भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना के इन्फेक्शन के शिकार लोगों की तादाद 20,834 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 990 मरीज मिले हैं, जबकि मरने वालों की फिगर 473 से बढ़कर 523 हो गई है। लेकिन जिस तरह से आज शहरों में लोग सड़कों पर निकले, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि लोगों में कोरोना का डर है, इस बात का ख्याल है कि इससे कैसे बचना है। लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन के साथ साथ जैसे कोरोना का प्रकोप भी खत्म हो गया। लॉकडाउन 4 कल खत्म हुआ, आज अनलॉक 1 का पहला दिन था। 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद आज देश में इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज शुरू तो हुई। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट यानी राज्य के अंदर राज्यों के बीच बस सर्विस भी शुरू हुई। दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए पहला दिन खास अच्छा नहीं था। पहले नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम ने दिल्ली से लगे अपने बॉर्डर सील किए। फिर दिल्ली ने भी अपने बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील रखने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इन शहरों के बीच सफर करने वाले लोग बॉर्डर पर जाम में फंस गए। नोएडा और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि उनके यहाँ कोरोना के नए केसेस उन्हीं लोगों से सामने आए हैं जो दिल्ली से यहाँ आते हैं। इसी बॉर्डर को सील किया जाता है।
और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बॉर्डर सील नहीं किए गए तो आसपास के शहरों से लोग कोरोना का इलाज कराने दिल्ली आएंगे और इससे दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर लोड पड़ेगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने लोगों से सुझाव मांगा कि क्या दिल्ली को अपनी सीमाएं दूसरे राज्यों के मरीजों के लिए खोलनी चाहिए। दिल्ली वालों को इस मुद्दे पर अपनी राय शुक्रवार 5 बजे तक भेजनी है और इसके बाद दिल्ली सरकार फैसला करेगी कि वो बॉर्डर खोले या ना खोले। केजरीवाल की प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स को इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी हो सकती है, उसका एक अंदाजा लगाया गया है। अगर यूपी, हरियाणा, राजस्थान से कोरोना के पेशेंट्स, इन्फेक्टेड लोग दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल की मुश्किल यह है कि वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते, उनकी इस मजबूरी को समझना चाहिए। कोरोना से बचाव का तरीका तो एक ही है, सावधानी। हाथ को बार बार धोना, अपने आसपास की चीजों को सैनिटाइज करना। लेकिन कई बार ज्यादा सावधानी कैसे मुसीबत बन जाती है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। आप इस तरह की मुसीबत से बच पाएंगे और दूसरों को भी ऐसी मुसीबत से बचा सकेंगे। तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मोटर बाइक को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन बाइक ने आग पकड़ ली। नरोडा इलाके के अरविंद मिल के पास एक शख्स बाइक का इंजन ऑफ के बगैर उसे सैनिटाइज करवा रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। यह समझना जरूरी है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इस तरह के किसी सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए नहीं होते। वैसे भी अगर गाड़ी में स्टार्ट है, गाड़ी चल रही है, तो उस पर अल्कोहल डालना मुसीबत मोल ले सकता है, क्योंकि ये इग्नाइट कर देता है, आग लग सकती है और इस तरह गम सरफेस पर अल्कोहल बहुत तेजी से आग पकड़ता है। यही गलती शख्स ने की। तो किस्मत अच्छी है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।